हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम आज से बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर में 9 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 9 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी तो पढ़ने का तो हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन हमें जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब जनरल कंपटीशन के बारे में अगर देखा जाए तो 9 चैप्टर आपका कमांड हो जाता है, आपका कहानी हो जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले सेल है, सेल देखेंगे, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखेंगे यानी रुधि तथा परिसंचरण तंत्र, फिर उसके बाद ब्रेन देखेंगे, मस्तिष्क, फिर उसके बाद ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में, 9 ग्रंथियां होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर डिजीज यानी रोग, कौन कौन से रोग किस किस बीमारी से क्या क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन यानी पोषण तथा पाचन, फिर स्केलेटन सिस्टम का गाद तंत्र, फिर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन यानी श्वसन तंत्र का मूत्रसर्जन, ये देखेंगे। और फिर बॉटनी, बॉटनी में आता है वो वनस्पति वाला, पौधे से संबंधित जो चीजें होती हैं वो देख लेंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हो, इतना अगर बढ़िया से आप कर लेते हो, मतलब बढ़िया से मतलब पूरा कमांड होता है इस पे, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहां तक? आप छोटा से छोटा एग्जाम से लेकर बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, बीपीएससी प्री यानी जीरो लेवल से, अब मैं बात करूं जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल यानी बीपीएससी प्री तक का क्वेश्चन लगा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है, इस पे कमांड बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई बस सेल का 2-4 पॉइंट देख लिए हो गया। आपको इसमें काम करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आगे चलेंगे और चैप्टर शुरू करेंगे सेल, कोशिका से शुरू करेंगे, और जैसे जिस क्रम है उस क्रम में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सेल में हम सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन सेल का जो है हम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डीप और जाएंगे। तो देखिए सेल होता क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, कोशिका कहलाती है। देखो हमारा शरीर बच्चों जो बना है वो बहुत सारे मल्टी सेल, हमारा जो शरीर है मल्टी सेलुलर है, माने बहुत सारे सेल से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए सबसे छोटा से छोटा इकाई क्या होता है? सेल होता है। और यही बहुत सारे सेल, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के सेल हैं, और यही सेल मिलकर क्या बनाते हैं? एक जीव या एक बड़े जीव का निर्माण करते हैं। तो क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। वही इंग्लिश में मैंने लिख दिया है ताकि जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको भी परेशानियां हो। सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। आगे देखते हैं, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था सेल के बारे में? सबसे पहले डेड सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लेकिन डेड सेल के बारे में खोजा था, ना कि जीवन सेल या जीवित सेल के बारे में। जीवित सेल के बारे में किसने खोजा? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो वन ल्यूनहॉक, किसने खोजा था? ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, सीधे सीधे आप कहीं भी बुक में पढ़िएगा तो दिया है सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल चला जाए तो डेड सेल ध्यान रखना। अगर पूछ दे किस तरह के सेल का खोज किया था तो डेड सेल। ये बहुत फेमस व्यक्ति है रॉबर्ट हुक, इसलिए मैंने स्टार यहां लगाया है, ध्यान देना। हर बुक में आप जाओगे तो यही क्वेश्चन मिलेगा कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। बट ध्यान लेना है यही रॉबर्ट हुक खोज करने वाला सबसे पहले, लेकिन इसको जो सेल मिला वो क्या था? डेड सेल था। आगे देखेंगे, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? यानी सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, वो एक सेल है। अच्छा अंडा भी आपको पता है ना, आप लोगों को सेल होता है, तो सबसे बड़ा कोशिका वही है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा एक छोटा सा जीव होता है जो हम नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, लार के फॉर्म में, मतलब आप समझ रहे, एकदम छोटा सा होता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते उसको। अब आते हैं ह्यूमन पे, तो लॉन्गेस्ट सेल आवर बॉडी न्यूरॉन, न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं ना, तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। न्यूरॉन क्या है?
जैसे देखो हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का प्रवाह हो रहा है निरंतर। कैसे हो रहा है? जैसे मान लो तुम यहाँ, तुम्हारा मस्तिष्क तो यहाँ है, लेकिन मैं तुम्हारे पैर में छोटा सा टच भी लगा दूं तो ये न्यूरॉन्स वहां से कितना तेजी में यहाँ आके बता देंगे किसी ने तुम्हारे पैर को टच किया है। यही है न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब पूरे शरीर में फैला होता है। और ये जैसे उंगली में मैं कुछ भी करूं तुरंत मेरे सर को पता चल जाता है कि उंगली में कुछ हुआ। इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल। फिर उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्यों में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? वो है एक सेल, जो महिलाओं में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान या फर्टिलाइज होने के बाद जो महिलाओं का अंडाशय होता है, अंडा से जो बच्चा तैयार होता है वही सबसे बड़ा सेल होता है। फिर उसके बाद फिर आते हैं स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन, यानी ये पुरुषों में मिलेगा स्पर्म। स्पर्म क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा सेल है। आप स्पर्म को ऐसे मत समझना कि वो जीवित नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसका एक पूंछ होता है, एक मुंह होता है, एक बॉडी होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो नेकेड आई से देख नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसमें करोड़ों स्पर्म जीवित होते हैं। उसमें फर्टिलिटी काउंट होता है। अगर 90,000 से फर्टिलिटी रेट कम है किसी स्पर्म का तो वो बच्चे पैदा करने में असक्षम होगा। बात करेंगे इसके बारे में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। देन आई टॉक कि क्या हो सकता है स्पर्म के बारे में, स्पर्म कैसे ठीक रख सकता है। बहुत सारे आजकल डेली लाइफ में ऐसा हो रहा है कि हम स्पर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मतलब अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यकीन मान लो अगर इस क्लास को अच्छे से आप कर लिए तो आधे डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि मैं जो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको बस किताबी ज्ञान नहीं देता, मैं आपको सिखा दूंगा कि होता क्या एक्चुअली है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं सेल का जो विभाजन है। ऐसे तो 5 विभाजन दिखाने को मिलेगा आपको, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वाला यही है 2। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल में प्रति केंद्रीय कोशिका, इसमें क्या नहीं होता? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक का विकास नहीं होता। ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्राथमिक अवस्था के केंद्रक पाए जाते हैं, शुरुआत में केंद्रक रहेगा फिर गायब हो जाएगा, या अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब एकदम से नकार भी नहीं सकते कि नहीं होता, लेकिन होता है, लेकिन डेवलप्ड नहीं होता। प्राथमिक इनिशियल स्टेज में होगा फिर खत्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता। जो कुछ इस तरह का दिखता है, ये सेल वॉल मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, साइटोप्लाज्मा मिलेगा, फ्लैंजस मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो मेन प्रोकैरियोटिक, याद रखना प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते या न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। देखो एकदम सिंपल भाषा मैंने आपको किया है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो किताबी भाषा लिख दूंगा जो बुक में लिखा रहता है, रात भर पढ़ोगे दिन भर पढ़ोगे बात बराबर है, लास्ट में निचोड़ 1 घंटा पढ़ने के बाद समझ में आएगा तुम्हें इसमें केंद्रक नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक ये जान लो कि अगर होगा भी तो अविकसित होगा। क्वेश्चन पे ध्यान देना। और ये भी हो सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा सेल है जिसमें केंद्रक अविकसित होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, उच्चारण 2-4 बार करते चलना साथ के साथ, नहीं तो बाद में पढ़ने नहीं आएगा। ये बायोलॉजी है, ये समझ में आया? इसको आप सोचोगे कि बिना रिवीजन के हम कर ले तो नहीं होने वाला है। प्रोकैरियोटिक बार बार बोलना, मन में बोल के देख लो। चलो अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक होता है सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका में वे सारी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे हम उसमें आते हैं मनुष्य, ह्यूमन, प्लांट, फंगस, इसमें केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे केंद्रक है, देख रहे हो कितना मैच्योर है, ये कितना डेवलप्ड है। तो इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अब इसका जब दिखाएंगे पूरा डिटेल तो पता चलेगा आपको। तो ये मेन फंक्शन जो है, इतना ही अंतर है दोनों में। एक में केंद्रक है
अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन रहा है, ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में। ये बात क्लियर हो रहा है? बिना केंद्रक का एनिमल और प्लांट जो भी है उनका जीवन संभव नहीं है। तो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए मनुष्यों में कौन सा सेल पाया जाता है? सुकेंद्रीय या प्रतिकेंद्रीय? सुकेंद्रीय। याद रखना, यूकैरियोटिक। ऐसे याद रखो ना, हमारे लिए ई जरूरी है, यूकैरियोटिक जरूरी है, प्रोकैरियोटिक जरूरी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक लगा लो कि हमारे लिए यूकैरियोटिक जरूरी है, प्रोकैरियोटिक प्रतिकेंद्रीय जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी देखो, नाम से ही पकड़ सकते हो, सुकेंद्रीय जिसके सेंटर में केंद्र हो वही है सुकेंद्रीय। आप प्रतिकेंद्रीय मतलब जो केंद्र के बाहर हो, मतलब न्यूक्लियस उसमें ना हो, क्योंकि न्यूक्लियस का इंग्लिश क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। जिसमें केंद्रक हो वो हम लोग वाला है, और जिसमें ना हो हम लोग वाला नहीं। सिंपल सा। हम एक जानवर हैं, क्या है? मनुष्य एक सोशल एनिमल है, तो हम एक जानवर है, तो भैंस गाय सब में होगा कौन सा? यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।